हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BEE क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं डीसी सर्किट में लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन केसीएल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके लिए मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। बेसिकली ये वही वाला सर्किट है जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बनाया है, बस उसी सर्किट को हम केसीएल की हेल्प से सॉल्व करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि केसीएल और केवीएल से सॉल्व करने पर दोनों ही केस पे आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो एक तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि हाँ आंसर सेम आते हैं, चाहे हम मेथड कोई भी लगा दें, लेकिन हमें केसीएल और इसके साथ साथ हम केसीएल को अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस R1 था, ये रेजिस्टेंस R2 था, ये रेजिस्टेंस R3 था, यहाँ पे वोल्टेज V1 और ये वोल्टेज V2 था। V1 की वैल्यू हमारे पास 40 वोल्ट थी, V2 की वैल्यू हमारे पास 90 वोल्ट है, R1 की वैल्यू हमारे पास 20 ओम है, R2 की वैल्यू हमारे पास 5 ओम है और R3 की वैल्यू हमारे पास 6 ओम है। सो दिस इज द सर्किट और इस सर्किट में हमें फाइंड करना है करंट थ्रू I6, current through 6 ohm resistance, it means I6. So what is the question basically, है ना? We can write the question here. Find the current flowing through 6 ohm resistance using KCL, किरचॉफ करंट लॉ। है ना, इसमें कंडीशन दी हुई है कि हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन किरचॉफ करंट लॉ को यूज करके ही सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सर्किट हमारा बना हुआ है, इसी सर्किट को हम दोबारा बना लें तो हमारे पास थोड़ा सा मार्किंग आसान हो जाएगा। दिस इज द सर्किट। यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिए, ये 90 वोल्ट, ये 140 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम का, ये रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम का और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया है हमारे पास 6 ओम का। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, नोड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे दो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम दे दीजिए VA नाम दे दो। ये वाला वोल्टेज हमारा V1 है, ये वोल्टेज हमारा V2 है, राइट। और ये VA पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल हम ग्राउंड पे मान लेते हैं, तो हम इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जंक्शन ले लिया है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट से जंक्शन लेने पर अब हमें करंट की डायरेक्शन लेनी है केसीएल के अकॉर्डिंग। तो ये हमने करंट ले लिया है, हमने इस जंक्शन से सारे करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिए हैं। इस करंट को हमने माना I1, इस करंट को माना हमने I2 और इस करंट को हमने मान लिया I3। इस तरह हमारे पास तीनों करंट की डायरेक्शन ले ली है और एज पर KCL, एज पर KCL, किरचॉफ करंट लॉ, क्या होता है, द आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट एट एनी पर्टिकुलर जंक्शन, है ना, इन सब का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। ओके, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट at any particular junction is equal to 0, or we can say the all the current incoming at any junction is equal to the outgoing current from that junction, है ना। या फिर हम इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे क्या है, आने वाले सभी करंट का सम, एल्जेब्रिक सम, उसी जंक्शन से जाने वाले सभी करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे I1 I2 I3 तीनों करंट के हमें बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे KCL लिखेंगे एट जंक्शन ए, है ना, इस जंक्शन को हम ए नाम दे दीजिए और जंक्शन ए पर आप KCL लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें।
ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे दी हमने इसको नाउ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन 1 हमने लिख लिया है। अब इक्वेशन 2 यहाँ पे कोई बनने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जंक्शन है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी। कितने किसी भी क्वेश्चन में कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन बनती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जंक्शन है। किसी भी सर्किट में कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ लूप है। जितने लूप होंगे उतनी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और जितने जंक्शन होंगे, है ना, उससे एक कम इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ पे जंक्शन 2 है बेसिकली, एक तो ए जंक्शन है और एक ये वाला जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन 2 है लेकिन इक्वेशन एक बनी है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 के फॉर्म में लिख दिया है। तो बेसिकली यदि मैं कहूँ कि I1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो I1 क्या होता है, करंट क्या होता है, बेसिकली करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो I1 विल बी इक्वल टू, I1 देखिए इस ब्रांच का करंट है ना, I1 क्या है, इस ब्रांच का करंट है। सो व्हाट यू कैन राइट, I1 is potential difference divided by resistance, तो VA potential minus V1 potential divided by resistance of the path, that is 20 ohm। ये I1 की वैल्यू हो गई। ये बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, ये वैल्यू होती है करंट की। ऐसी तरह आप I2 लिखेंगे, तो I2 क्या होता है, I2 का डायरेक्शन लिखिए, VA से V2 की तरफ करंट है। यहाँ पे VA से V1 की तरफ करंट था, तो यहाँ पे आप देखेंगे VA माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ 5 ओम। इसी तरह मैं आपसे I3 की वैल्यू पूछूंगा, तो I3 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VA minus V0 divided by resistance of the path, that is 6 ohm। अब यहाँ पे हमने I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। Put this value in the equation 1। Put this value in equation 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए तो हो जाएगा ये VA, है ना, VA minus 140 volt divided by 20 plus VA minus 90 volt डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि हमें पता है V2 की वैल्यू 90 वोल्ट है, V1 की वैल्यू 140 वोल्ट है, इसलिए हम इसको रख सकते हैं। इसी तरह I3 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6 ओम, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, और एलसीएम लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 30 60, यस 60 लिया जा सकता है इसका एलसीएम, है ना, इसका एलसीएम लीजिए 60। सो 20 से 3 टाइम जाएगा, तो 3 इंटू, हम इसको इस तरह लिख लें। इस तरह ऐसा लिखने से कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस कम रहती है। 5 से 12 टाइम जाएगा, VA माइनस 90, इसलिए, है ना, कैलकुलेशन को सही करना है तो इससे बचना चाहिए, है ना, इसलिए आसान स्टेप्स में लिखना चाहिए। डायरेक्ट सी से आप VA को मल्टीप्लाई करके ऐसे ना करें, इस तरह लिख ले ताकि हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 6 से 10 टाइम्स आएगा, तो 10 इंटू VA माइनस V0, और V0 की वैल्यू होती है 0, तो इक्वल टू अपन ने 0 दिया। अब आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि 3 VA माइनस 2, 14 3 जा 42, 43, राइट, 14 3 जा 42, राइट, सही लिखा था 42, 42 देन 0 प्लस 12 VA माइनस माइनस हो जाएगा 1080 प्लस 10 VA, और V0 की वैल्यू होती है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कारण यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप जितने भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस 12 is 22 plus this is 25 VA minus 140 minus
420 minus 1080 that is equal to 0। तो आप यहाँ पे VA की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? VA इक्वल टू हम लिखेंगे, इसको आप ऐड कर दीजिए, प्लस 420 दैट इज 1500 होगा 1500, और यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 60। तो VA की वैल्यू हो गई है 60 वोल्ट। ठीक है, अब हमने VA की वैल्यू निकाल ली। यदि हमने VA की वैल्यू निकाल ली है और V1 V2 की वैल्यू हमें पता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से I1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से I3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट थ्रू 6 ओम, जिसको हम लिख सकते हैं I6 करंट, एंड दिस इज बेसिकली हमारे जो करंट कंसिडर करे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है I3, और I3 का एक्सप्रेशन हमने इस तरह बनाया है, VA डिवाइडेड बाई V0, VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6 ओम, और इसको आप लिख सकते हैं VA की वैल्यू हमारे पास 60 वोल्ट है, 60 minus V0 is this is 0 volt divided by 6, so it becomes 10 ampere, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने KVL बेस पे किया था उसमें भी 6 ओम के थ्रू 10 एम्पियर करंट ही आ रहा था, जो है ना। और इस क्वेश्चन को हमने KCL यूज करके सॉल्व करा है, तब भी इसका आंसर 10 एम्पियर ही आ रहा है। इसका मतलब हमने चाहे KVL मेथड यूज किया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या KCL मेथड यूज किया है, दोनों ही केस में हमारे आंसर सेम है। अब बात यह है कि हमें दोनों मेथड क्यों आनी चाहिए? हमें दोनों मेथड इसलिए आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्पेसिफाइड करके कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग KVL, है ना। या फिर ये भी कहा सकता है मैश इक्वेशन, तो जो KVL इक्वेशन हमने लिखी थी वो बेसिकली मैश इक्वेशन ही है, और यहाँ पे जो हमने KCL इक्वेशन लिखी है ये नोडल एनालिसिस कहलाता है, या नोड एप्लीकेशन कहलाता है ना। तो नोडल एनालिसिस यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि करंट किरचॉफ करंट लॉ को यूज करके इसको सॉल्व करिए। तो दोनों ही केस में पाया हमने आंसर सेम है। तो आई होप दैट आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बहुत आसान, बहुत छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन ये जिसके लिए मैंने KVL एक्सप्लेन किया है, उसी क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे KCL को एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, राइट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि आपको पसंद आता है तो। लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।